ओके, सो आज हम लोग डीसी एमीटर्स पढ़ने वाले हैं। सो डीसी एमीटर लास्ट क्लास में जैसे कि हमने देखा है कि किस तरीके से गैल्वेनोमीटर वर्क करता है और उसके बाद पीएमएमसी मीटर कैसे वर्क करता है। पीएमएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनीबडी? पीएमएमसी का फुल फॉर्म? यस, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ये आप लोग यस 34 35 से ज्यादा कभी स्टूडेंट्स नहीं जाते हैं क्या? क्योंकि बाकी क्लासेस में तो अटेंडेंस और भी जाती है। जो लोग नहीं आ रहे हो तो उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि स्पेशली इन ईएमआई क्लास आपकी अटेंडेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। सबसे ज्यादा जो बैक लगती है आप अपने सीनियर से पूछ लीजिए किस सब्जेक्ट में लगती है, कौन लगाता है, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। डराने के लिए नहीं है, दिस इज फॉर कि अगर क्लास ली जा रही है तो आप प्रेजेंट रहिए। एंड स्पेशली वो लोग जो कभी नहीं आते हैं और एंड में मिड सेम में या एंड सेमेस्टर टाइम पे वाइवा के टाइम पे आकर के हाथ पैर जोड़ेंगे, कोई फायदा नहीं है उसका। बेटर है कि आप क्लास में रहिए, थोड़ी एक्ट अगर नहीं माने एक्टिविटी देने का तो भी रहिए, प्रेजेंट रहिए। एटलीस्ट आपकी प्रेजेंट अटेंडेंस तो रिकॉर्ड हो ही जाएगी, मे बी प्रैक्टिकल रुकने से बच जाए। और अगर नहीं होगा बिलो 20% अटेंडेंस, मतलब इतना मार्जिन तो हम लोग देते हैं कि बच्चा कम से कम 30% तो आया हो, और उससे भी कम है तो फिर कोई नहीं बचा सकता आपको, सॉरी। ठीक है, सो आपके जो अच्छे दोस्त लोग होंगे या होंगी तो उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और जो लोग प्रेजेंट है नो वरी, आप पढ़िए अच्छे से। अगर अभी असाइनमेंट तो सभी ने दे दिया है, असेसमेंट मैं कर रही हूँ, इवैल्यूएशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीक में, ये जो आने वाला वीक है, इस वीक में आपका क्विज होगा और ये क्विज में भी आखिरी के 3 दिन में होगा। सो आप अपनी प्रिपरेशन फर्स्ट यूनिट अभी तक जितनी हुई है उतने का क्विज होगा, ऑनलाइन क्विज होगा। सो उस हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। उस क्विज में न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जैसा कि क्लास में कराया गया है उसी से रेलेवेंट रहेंगे, उसी टाइप के रहेंगे। सो आप प्रैक्टिस करके रखिए, बुक ले लीजिए, बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मोस्टली उन्हीं से पूछा जाता है, उससे करिए, आपका क्विज अच्छा जाएगा। एंड जो थ्योरी पढ़ाई गई है क्लास में उसी से पूछा जाएगा, कुछ ज्यादा कोई भी और भी बाहर का डेटा नहीं होगा। सो प्लीज आपको पहले से 1 हफ्ते पहले से इन्फॉर्म किया जा रहा है कि इस आने वाले वीक में आपका क्विज होगा और ओलंपस पे ही होगा, ग्रेट लर्निंग पे ही होगा और ऑनलाइन होगा। उसका जो भी रिकॉर्ड होगा वो उसी में सेव होगा, तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे अपनी परफॉर्मेंस के लिए, इसमें कोई एडिटिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, सो डीसी एमीटर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। डीसी एमीटर में डायग्राम आपको मैं दिखा दूं, सिंपल डायग्राम ये है, दिख रहा है सभी को? यस इज इट विजिबल टू एवरीवन? ठीक है, इसमें क्या है कि जो हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा है और जो हमने पीएमएमसी मीटर पढ़ा है, वही मीटर एज अ बेसिक मीटर यूज किया जाता है। एज अ बेसिक मीटर मतलब जब भी हम अननोन करंट देंगे तो उस अननोन करंट की रीडिंग को देखने के लिए जो मीटर लिया जाएगा वो जो बेसिक मीटर होगा वो आपका डी अर्सोनवल पीएमएमसी मीटर होगा। क्योंकि यहाँ पे हम डीसी वैल्यू को मेजर कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर कोई डीसी क्वांटिटी है तो उसके लिए हम वही इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जो डीसी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एंड पीएमएमसी मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डीसी क्वांटिटीज। तो यहाँ पे ये जो आपको एक सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल ये इंडिकेट करता है, इसके अंदर एक एरो भी बना रहता है, कभी कभी आप देखेंगे इसके अंदर एक एरो भी बना रहता है। ये जो है ये इंडिकेट करता है कि ये एक इंडिकेटिंग डिवाइस लगी हुई है। अब ये इंडिकेटिंग डिवाइस आपका क्या है? ये है आपका फॉर डीसी एमीटर पीएमएमसी गैल्वेनोमीटर या पीएमएमसी डी अर्सोनवल गैल्वेनोमीटर है, जो कि जिस उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है जिसमें कि आपका डी अर्सोनवल गैल्वेनोमीटर वर्क करता है। मतलब ये पूरे एमीटर का एक पार्ट क्या हुआ आपका डी अर्सोनवल गैल्वेनोमीटर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बिना मीटर बनेगा नहीं क्योंकि यही इंडिकेटिंग डिवाइस है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और चीज बना लगा हुआ दिख रहा है आप सभी को, क्या है वो? एक और क्वांटिटी क्या लगी हुई है यहाँ पे? शंट रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये दोनों मिला करके पूरा का पूरा एक एमीटर फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे जो आई करंट जा रही है ये आई करंट वो अननोन करंट है जिससे कि
मेजर करना है, जिसके लिए ये पूरा एमीटर वर्क कर रहा है। और IM करंट क्या है? IM करंट वो करंट है जो कि मीटर के थ्रू फ्लो हो रही है। मीटर के थ्रू फ्लो हो रही है मतलब ये वो करंट है जो कि कॉइल के थ्रू फ्लो हो रही है। कॉइल के थ्रू मैक्सिमम करंट जो जा रही है दैट इज IM, और उस कॉइल का जो भी रेजिस्टेंस होगा वो है RM, विच इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने देखा है कि लोडिंग इफेक्ट में जो पिक्चर में आती है क्वांटिटी वो रेजिस्टेंस ही है जो कि मीटर का होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने RM लिया हुआ है इसको। ठीक है, फिर उसके बाद एक जो एक्स्ट्रा पार्ट हमें दिख रहा है वो है एक शंट रेजिस्टेंस, और इस शंट रेजिस्टेंस की वजह से ही आपके मीटर की रेंज, करंट की रेंज कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। अब देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले कि अगर आपको बोला जा रहा है कि आपको एमीटर डिजाइन करना है, एमीटर डिजाइन करना है इसका मतलब ये नहीं कि आपको गैल्वेनोमीटर बनाने लग जाना है। गैल्वेनोमीटर तो ऑलरेडी बना हुआ है, अलग अलग रेटिंग के गैल्वेनोमीटर्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। बट द टास्क इज कि उस गैल्वेनोमीटर को हम किस तरीके से यूज करें कि वो हमारी रेंज के करंट को मेजर कर सके। तो उसके लिए जो चीज डिजाइन करने वाली होती है वो होती है ये शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब कि यहाँ पे जो हमें RM और IM क्वांटिटी दिख रही है ये तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, जो भी मीटर हमने लगाया है। बट जो क्वांटिटी हमारे हाथ में है एज अ डिजाइनर वो है RSH। इस RSH की वैल्यू को हम कितनी रखें ताकि हमारा जो भी एप्रोप्रिएट वैल्यू का मीटर हमें डिजाइन करना है वो बन सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्लाइड में ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये बताया गया है कि जो कॉइल है आपकी, जो मीटर है मतलब जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अब गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या है ये आप लोगों को पता है, हमने लास्ट क्लास में देखा है। गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या है बताइए? कोर, क्या है गैल्वेनोमीटर के अंदर? आयरन कोर, कोर, कॉइल, हाँ, और परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट्स हैं, कोर है, फॉर्मर है। सबसे जरूरी पार्ट जो है वो है कॉइल। ठीक है, सबसे जरूरी पार्ट जो है वो है कॉइल, और उस कॉइल का ही वेट हमें कम से कम रखना होता है, क्योंकि हम एक पोर्टेबल डिवाइस से डील कर रहे हैं, और डिवाइस पोर्टेबल तभी होगी जब उस डिवाइस का वेट जितना कम से कम हो सके कम हो। उस डिवाइस का वेट अगर हमें कम रखना है तो एक तो सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दूसरा ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो उस गैल्वेनोमीटर के अंदर जो मैग्नेट्स लगे हुए हैं, मैग्नेट के अलावा हमारी जो कॉइल है, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि जो कॉइल का वेट है और कॉइल जिसपे वुंडेड है उसका वेट कम से कम हो। तो इसीलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सिंस द कॉइल वाइंडिंग ऑफ अ बेसिक मीटर इज स्मॉल एंड लाइट, इट कैन कैरी ओनली वेरी स्मॉल करंट। तो हम उस कॉइल को अगर बहुत छोटा बना रहे हैं तो उसकी वजह से उसके थ्रू जो करंट फ्लो होगी वो भी बहुत ही कम होगी। लेकिन उतने कम करंट की रिक्वायरमेंट हर जगह नहीं होती है, हमें ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट है। तो उस ज्यादा करंट को अगर हमें मेजर करना है तो उस ज्यादा करंट का ज्यादा से ज्यादा पार्ट हम एक शंट रेजिस्टेंस के थ्रू बाईपास करा दें, और वो स्मॉल पार्ट की करंट जो है वो कॉइल के थ्रू फ्लो हो, और इस तरीके से हमारा मीटर डिजाइन हो जाए। और इसलिए यहाँ पे पिक्चर में आपको एक RSH रेजिस्टेंस दिख रहा है जो कि इस आई करंट के मेजर पार्ट को बाईपास कर देता है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस आई गो थ्रू दिस मीटर, क्योंकि मीटर अपने थ्रू स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को ही फ्लो करा सकता है। मीटर की अपनी एक लिमिट है, ये नहीं कि आप इनफाइनाइट करंट दो, मीटर बर्न आउट हो जाएगा। जैसे ही आप इसकी रेटिंग से ज्यादा करंट फ्लो करेंगे तो ये बर्न आउट कर जाएगा। आप लोगों को पता है फ्यूज उड़ जाता है, क्यों फ्यूज उड़ जाता है? देखा होगा, फ्यूज क्यों उड़ जाता है? जैसे गैजेट में प्रॉब्लम नहीं है, या जो भी रेटिंग है उस रेटिंग से ज्यादा हमने कुछ दे दिया, या जितना वोल्टेज सप्लाई है उससे ज्यादा का वोल्टेज हमने दे दिया, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? स्टेबलाइजर यूज करते हैं। अगर आप लोगों को पता हो, स्टेबलाइजर यूज करते हैं, देखा है आप लोगों ने स्टेबलाइजर?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्टेबलाइजर एक बहुत ही कॉमन इलेक्ट्रिकल सर्किट का एग्जाम्पल है, जो कि इनिशियल स्टेज पे आप लोग हम मतलब जब भी स्टूडेंट जाते डिजाइन करने के लिए तो एक स्टेबलाइजर, जो हम लोग नॉर्मल कमर्शियल लैंग्वेज में इसको स्टेबलाइजर बोलते हैं और इन टेक्निकल टर्म्स हम उसी को बोलते हैं रेगुलेटर। ठीक है, मतलब कि जो वोल्टेज को करंट को रेगुलेट करने वाला सर्किट होता है, वो ऐसा सर्किट जो कि जितनी करंट अगर आप इनपुट में 230 दे रहे हो तो भी आउटपुट में आपको क्या मिलेगा 5 वोल्ट, क्योंकि वो उसको कन्वर्ट कर देगा उस फॉर्म में। तो उसको हम बोलते हैं रेगुलेटर सर्किट। और वही सर्किट अल्टीमेटली एक स्टेबलाइजर की तरह वर्क करता है कि स्टेबलाइजर लगा दिया, अब हम इसमें इनपुट में तो 230 दे रहे हैं बट आउटपुट में वो उतना ही वोल्टेज देगा जितना वोल्टेज हमारे डिवाइस के लिए रिक्वायर्ड है। और इन केस की इनपुट में अगर फ्लक्चुएशन आ भी रही है तो भी वो आउटपुट में रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा। ये प्रॉपर्टी होती है, वो तो स्टेबलाइजर है, उसका अलग यूज है। यहाँ पे हम मीटर देख रहे हैं जिसमें कि जो भी हमारी अननोन करंट है, यहाँ पे आई क्या है, आई वो करंट है जो कि हमें मेजर करनी है, अननोन करंट ऑफ द एमीटर या फुल स्केल करंट। यहाँ पे दिख रहा है आपको फुल स्केल करंट ऑफ एमीटर और करंट जिसको कि हमें मेजर करना है। बट इस आई का स्मॉल पार्ट ही जाएगा मीटर के थ्रू, तो वो आई एम करंट कौन सी करंट हो जाएगी, मीटर करंट और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। मतलब ये आई एम करंट वो करंट है जिसके करस्पॉन्डिंग मीटर आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो आई एम इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। आर एस एच शंट रेजिस्टेंस है, देन आर एम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस जब हम लोग गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे थे तब तो कहीं नहीं लगा था, क्या कहीं अलग से रेजिस्टेंस पढ़ा हमने, बताइए आप लोग, एनीवन? क्या कहीं से गैल्वेनोमीटर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा कि रेजिस्टेंस लगा हुआ है? नो मैम। तो ये रेजिस्टेंस कहाँ से आया पिक्चर में? बताइए, रेजिस्टेंस पिक्चर में कहाँ से आया? मैम कॉइल के वायर का रेजिस्टेंस। यस, कॉइल के वायर। कॉइल, अब कॉइल मटेरियल जो हम बनाते हैं, वेरी गुड। कॉइल जो होती है जनरली हम किस मटेरियल की यूज करते हैं? कॉइल हाई कंडक्टिविटी मटेरियल होता है, और हाई कंडक्टिविटी मटेरियल जनरली जो हम यूज करते हैं वो कॉपर। ठीक है, तो कॉपर मटेरियल का कॉइल हम यूज कर रहे हैं तो उस कॉपर की कुछ रेजिस्टिविटी होगी। ये पता है हमें कि उसकी कंडक्टिविटी अगर ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी उस मटेरियल की? कम होगी। इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो उस कॉइल की कंडक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से डेफिनेटली कॉइल यूज कर रहे तो हमें हाई कंडक्टिंग ही चाहिए, फिर भी उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी तो होगी। अब रेजिस्टिविटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है रेजिस्टेंस की? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है, मतलब कि करंट के फ्लो को जो अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम किसी भी मटेरियल में करंट इजीली फ्लो नहीं करता है, तो वो जो फ्लो करने का जो रेजिस्टेंस होता है उस वजह से रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी पिक्चर में आती है। तो अब ये जो रेजिस्टिविटी है, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली पिक्चर में आने वाली है, क्योंकि तभी आपको ओम्स लॉ लगेगा, V = I × R। तो यहाँ पे इसलिए हमने उस कॉइल का और कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ RM लिया है कि उसका क्या रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा, और उसी रेजिस्टेंस की वजह से मीटर डिसाइड होगा कि क्या होने वाला है, मीटर कैसे होने वाला है, इस मीटर की फंक्शनिंग। ठीक है, तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं, कुछ नहीं है। अगर आपसे डिजाइन करने के लिए क्वेश्चन में आजकल क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा डिजाइनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अब आपको मीटर डिजाइन करना है। मीटर डिजाइन करना मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है। आपको RM और IM जो गैल्वेनोमीटर है वो ऑलरेडी गिवन होता है, और अगर नहीं गिवन है तो कुछ ना कुछ डेटा गिवन ही होता है जिसके थ्रू हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो इजीएस्ट वे है कि RM गिवन होता है, IM गिवन होता है, बस आपको निकालना होता है RSH, और RSH निकल गया तो डिजाइन अगर पूछा गया है तो आखिरी में आपको डिजाइन मतलब वो डायग्राम को शो करके दिखाना होगा कि दिस इज द डिजाइन ऑफ दैट एमीटर।
तो अगर डिजाइनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है इन केस आरजीपीवी के थ्योरी एग्जाम में या मिड सेम में या कभी भी आपसे पूछा गया है, तो आप आखिरी में डायग्राम बनाना नहीं भूलें कि हम बिना डायग्राम के ही थ्योरी लिख के डिजाइन करके चले आए, ऐसा डिजाइनिंग नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गया डीसी एमीटर का। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन की, कैसे हमें अगर आरएसएच निकालना है, मतलब शंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसका क्या तरीका होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं नेटवर्क के, ओम्स लॉ के, केसीएल और केवीएल के, कि दो रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट है सीरीज में, इसके अक्रॉस का जो भी वोल्टेज होगा, क्या वही वोल्टेज इसके अक्रॉस प्रेजेंट होगा या नहीं, बताइए मुझे, या कोई डिफरेंट वोल्टेज प्रेजेंट होंगे। जो रेजिस्टेंस एज पर केवीएल in a closed loop voltage will always be sum of all the voltages will be 0, तो जो भी वोल्टेज इस क्लोज लूप में इस आरएसएच के क्रॉस प्रेजेंट होगा, डेफिनेटली वही वोल्टेज इसके क्रॉस भी प्रेजेंट होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम इस आरएसएच की वैल्यू को निकालेंगे कि जो भी इसके क्रॉस वोल्टेज है वो क्या है, वीएसएच इज इक्वल्स टू वीएम। वीएसएच को हम क्या लिख सकते हैं, आईएसएच इंटू आरएसएच। सिमिलरली वीएम को लिख सकते हैं आईएम इंटू आरएम। बट ये आईएसएच करंट बाय यूजिंग केसीएल हमें पता है कि क्या है, आई इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आईएम एंड आईएसएच। तो आईएसएच क्या हो जाएगा, आईएसएच विल बी इक्वल्स टू आई माइनस आईएम। क्लियर है ये। केसीएल लगाया हमने यहाँ थर्ड लाइन में, केसीएल लगा के आईएसएच इज इक्वल्स टू आई माइनस आईएम, और फिर यहाँ से शंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा RSH is equals to IM into RM by I minus IM। तो इससे फिर हमारा जो RSH है, यहाँ पे एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है विच इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्यों पिक्चर में आया, कि सबसे पहले जब आपको बताया गया कि यहाँ पे हम एक शंट रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि जो मेरा मीटर है वो स्मॉल करंट ही अपने थ्रू कैरी कर सकता है, मेजर पार्ट को हमें बाईपास करना होगा। तो जो मेजर पार्ट है उस करंट का, उसे अगर बाईपास करना है तो ये जो बाईपास करने का रिलेशन है वो लीनियर होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे एक फैक्टर पिक्चर में आया विच विल बी इक्वल्स टू आई बाय आई एम। तो m इज इक्वल्स टू ये टोटल करंट है, वो टोटल अननोन करंट है, और आई एम क्या है, वो मैक्सिमम रेटिंग जो मीटर के थ्रू फ्लो हो सकती है। और इससे जो रिलेशन बनेगा वो एक लीनियर रिलेशन होगा, और उससे हम एक प्रपोर्शन में हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस तरीके से जो शंट रेजिस्टेंस पिक्चर में आया वो क्या है, RSH इज इक्वल टू RM बाय M माइनस 1। और M क्या है, M इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम जो भी अननोन करंट है I डिवाइडेड बाय IM। ये हमेशा ये ध्यान में रखिए कि M विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। क्यों, क्योंकि जो अननोन करंट हमें मेजर करना है वो डेफिनेटली ज्यादा होने वाली है जो मीटर के थ्रू करंट फ्लो होगी उससे। क्वेश्चन में ये अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये मीटर के थ्रू फ्लो होने वाली करंट है, एंड दिस इज द होल रेंज ऑफ द एमीटर, कि वो ये मैक्सिमम करंट है जो मीटर जिसको मेजर कर सकता है। जैसे कि एक एमीटर की रेंज है 0 से 20 मिली एम्पियर, मतलब 20 मिली एम्पियर तक के करंट को वो एमीटर मेजर कर सकता है। लेकिन जो उसके अंदर मीटर लगा हुआ है उस मीटर की रेंज हो सकती है सिर्फ 10 मिली एम्पियर, मतलब वो अपने थ्रू सिर्फ 10 मिली एम्पियर ही मैक्सिमम, मिली एम्पियर तो बहुत ज्यादा हो गया, 100 माइक्रो एम्पियर तक का ही होती है, मतलब ये बहुत ही स्मॉल करंट मीटर अपने थ्रू कैरी कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस कॉइल, क्योंकि कॉइल बहुत ही स्मॉल लगी होती है, बहुत ही छोटी कॉइल लगी होती है, और इस वजह से उनके थ्रू जो करंट है वो भी बहुत ही स्मॉल फ्लो हो सकता है। बट फिर भी हमें मीटर डिजाइन करना है तो हमने शंट रेजिस्टेंस के थ्रू मीटर को डिजाइन किया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैम आरएम क्या है मैम, एक बार आरएम बताइए। आरएम क्या है, ये आरएम अभी हमने देखा कि ये जो मीटर लगा हुआ है, मतलब जो गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल लगी हुई है उस कॉइल की रेजिस्टिविटी, उस कॉइल का रेजिस्टेंस है ये आरएम, और इसको नाम क्या दिया गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर इन ओम। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको डेटा गिवन, अभी हम लोग एक क्वेश्चन भी देखेंगे उसमें डेटा गिवन होगा, बट क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना, मैंने पहले भी बोला है कि सबसे टफ टास्क किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का होता है कि हाउ टू स्टार्ट,
क्वेश्चन को इतने अच्छे से पढ़ें, उसको समझें कि क्या गिवन है, ये मेरे को समझ में आ जाए, उसके बाद देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। सो ये डेरिवेशन सभी को क्लियर है? दिस डेरिवेशन इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. यस और Yes, नो? ma'am. Yes, ma'am. कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज बताइए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि इस मीटर में, इस पूरे के पूरे एमीटर में दो चीजें बस लगी हुई हैं। एक तो मीटर है जो गैल्वेनोमीटर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उसके बारे में, दूसरा शंट रेजिस्टेंस है। तो जो भी इसकी प्रॉपर्टीज है वो वेरी करेंगी या तो उस मीटर की वजह से या तो शंट रेजिस्टेंस की वजह से। तो मीटर तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं ये शंट रेजिस्टेंस की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो जो शंट रेजिस्टेंस है वो मैग्नीन मटेरियल या कॉन्स्टेंटन मटेरियल का बना होता है। मैग्नीन एक कॉपर का एलॉय है जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ध्यान दीजिएगा, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। कॉपर मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा नहीं होती, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो मैग्नीन की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और इसका जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि जो इसका अल्फा है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम होने की वजह से अगर टेम्परेचर में चेंज आता है तो जो इसकी रेजिस्टिविटी में चेंज है वो बहुत ही कम होता है। किसी भी रेजिस्टिव मटेरियल में दो टाइप की टेम्परेचर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट हो सकता है उसमें, या तो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक क्लास में मैंने पहले भी आप लोगों से पूछा था, विच इज R2 is equals to R1 into 1 plus alpha into T2 minus T1। क्लियर है सभी को? ये फॉर्मूला होता है चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस में चेंज होगा, उसके लिए एक फैक्टर, एक कोएफिशिएंट पिक्चर में आता है विच इज अल्फा, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एंड दिस कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी कम हो रही है। तो यहाँ पे जो ये कोएफिशिएंट है आपका, टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने वाला जो कोएफिशिएंट है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है विद चेंज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा स्मॉल होती है फॉर मैग्नीन, एक कॉपर का एलॉय है और इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी हमें ज्यादा चाहिए, इंस्ट्रूमेंट में एनवायरमेंटल इफेक्ट कम होने चाहिए। इन सब के लिए अगर सपोज टेम्परेचर में चेंज आता है तो उस टेम्परेचर में चेंज की वजह से वो चेंज हमारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं डाले, इसलिए हम ऐसा मटेरियल यूज करें कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से चेंज ना हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. एक और रिलेशन है कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि हमारे एमीटर की रेंज ज्यादा होगी डेफिनेटली, और ये मीटर के थ्रू जो करंट जा रही है उसकी रेंज बहुत ही कम होगी। मतलब जो मेजर पार्ट है इस आई का वो आरएसएस के थ्रू जाएगा। तो अगर ज्यादा करंट आर के थ्रू फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? इफ आई इज हायर तो आर क्या होगा? कम होगा। बताइए। कम होगा मैम, कम होगा मैम। कम होगा ना? बिकॉज कम होगा क्यों? V इज इक्वल टू आई इंटू आर, दोनों में इनवर्स रिलेशन है। अगर I ज्यादा है तो R कम होगा और अगर R ज्यादा है तो I कम होगा। कम होगा। दैट मीन्स अगर इस ब्रांच से हमें ज्यादा करंट को पास कराना है तो इस ब्रांच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम होनी चाहिए। और इस ब्रांच से ऑलरेडी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ही फ्लो हो सकती है, तो डेफिनेटली इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा वो ज्यादा होगा। तो RM और RSH के बीच में जो रिलेशन निकल करके आता है वो कुछ ऐसा होता है कि RSH इज वेरी वेरी स्मॉल देन RM। ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। सो
नेक्स्ट अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ रिक्वायरमेंट है उस शंट मटेरियल की, जो शंट हम लगा रहे हैं आरएसएस, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है ताकि जो इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, जो एमीटर बन रहा है, वो प्रॉपर वर्क करे। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है उस शंट का और इंस्ट्रूमेंट का बहुत ही कम होना चाहिए और आइडेंटिकल होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई हैं, एक तो शंट है और इंस्ट्रूमेंट है। शंट मतलब आरएसएस का टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और इंस्ट्रूमेंट मतलब जो मीटर लगा हुआ है, जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट बहुत ही कम होना चाहिए और आइडेंटिकल होना चाहिए। उससे क्या होगा कि टेम्परेचर में चेंज तो दोनों पे एक जैसा पड़ेगा, दोनों एक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो टेम्परेचर में अगर चेंज हो रहा है, शंट का मटेरियल और इंस्ट्रूमेंट का मटेरियल अगर हम सेम रख सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि दोनों में जो चेंज आएगा वो आइडेंटिकल होगा और उसको हम इजिली नलीफाई कर सकते हैं और वो डिटेक्ट हो सकता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम कम होगी। ठीक है, बट ये पॉसिबल नहीं है, इसे हम लोग और आगे देखेंगे, बट ये कोशिश करी जाती है। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, मतलब ऐसा होना चाहिए, बट जरूरी नहीं कि ऐसा होगा ही, ऐसा किया ही जाता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो शंट का और इंस्ट्रूमेंट का कम होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। उसके बाद है शंट का जो रेजिस्टेंस है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। एक और फैक्टर भी आ गया, टाइम। अभी तक टाइम हम कंसीडर नहीं करते थे कि अगर हमें लॉन्ग लाइफ के लिए यूज करना है हमारे इंस्ट्रूमेंट को, तो इंस्ट्रूमेंट पता चला कि 1-2 साल में ही, जैसे कि हमारे कॉलेज में इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं 10-10, 15-15 साल पहले के, बट दे आर नॉट वर्किंग टुडे। क्यों? क्योंकि उनका टाइम हो चुका है, उनकी इतना ज्यादा टाइम हो चुका है कि उनके अंदर के जो भी पार्ट्स है वो काम करना खराब बंद हो चुके हैं, और मे बी यूज ना होने की वजह से खराब हो चुके हैं। तो ये जो फैक्टर्स है ये कम से कम प्रेजेंट हो, कि रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू है वो टाइम के साथ कम से कम चेंज हो। उसके अलावा कि जो थर्ड पॉइंट है, क्या पॉइंट है बताइए, आप लोग भी थोड़ा रीड करिए भाई। It should carry current without excessive temperature rise. अगेन ये पॉइंट वही है कि जब भी किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से करंट फ्लो होती है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि जो हमारे डिवाइस की फंक्शनिंग है वो ज़्यादा अफेक्ट ना हो। देन इसमें लो थर्मल ईएमएफ होना चाहिए। अब थर्मल ईएमएफ वर्ड ये नया है आप लोगों के लिए या पहले भी सुन चुके हैं? थर्मल ईएमएफ, एनीवन? थर्मल ईएमएफ पहली बार सुना ना। पहली बार सुना है, वेरी गुड। ईएमएफ तो सुना होगा, थर्मल भी सुना होगा, साथ में पहली बार सुन रहे हैं। थर्मल ईएमएफ क्या होता है कि बेसिक, जैसे आप ईडीसी पढ़ रहे हैं अभी, तो उसमें हम नॉर्मली क्या लेते हैं कि पीएन जंक्शन डिवाइस है, उस पीएन जंक्शन डिवाइस में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। करंट कैसे फ्लो होती है, जब भी हम कनेक्ट करते हैं प्रॉपर फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस, जो भी कनेक्ट किया हमने, एक पर्टिकुलर सप्लाई दी हमने, वो सप्लाई देने के बाद होल्स जिधर अट्रैक्ट होना है उधर जाने लगे, इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करना है उधर मूव करने लगे, तो जब मूव करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं, कोलिजन होता है, और जिसकी वजह से मोबिलिटी पिक्चर में आती है। यही कोलिजन होने की वजह से और होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। ये पता है आप लोगों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी तक जो मैंने बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव करते हैं मटेरियल के अंदर, तो वो और भी ज्यादा एक दूसरे से टकरा के और नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करते हैं। यस मैम। इज इट क्लियर? यस मैम। तो उससे क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स और ज्यादा जनरेट हुए नंबर में, तो और ज्यादा कोलिजन बढ़ जाता है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मूव करते करते नंबर्स में इंक्रीज होते होते क्या होता है कि एक पॉइंट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं और एक पॉइंट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। और ये जो कम और ज्यादा हुआ, जैसे ही इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली डिफरेंस क्रिएट हुआ, और इस डिफरेंस की वजह से जहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा है, जहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस कम है, दोनों के बीच में एक डिफरेंस बनता है, विच इज पोटेंशियल डिफरेंस। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ईएमएफ पिक्चर में आता है।
ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस अगर थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की वजह से हो रही है तो वो थर्मल ईएमएफ होता है। थर्मली जनरेटेड मतलब टेम्परेचर की वजह से ज्यादा नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स भी जनरेट होते हैं। उस टेम्परेचर राइज की वजह से अगर एक जगह पे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक जगह पे कम हो गए तो दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस विल क्रिएट थर्मल ईएमएफ, और ये कम से कम होना चाहिए। मतलब अल्टीमेटली हुआ वही कि टेम्परेचर राइज की वजह से जो नंबर ऑफ चार्जेस अंदर है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं, वो उनका मूवमेंट कम से कम होना चाहिए। मूवमेंट कम से कम होगा तभी ये प्रोसेस जो थर्मल ईएमएफ की है वो कम होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? या नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करूं? आ गया समझ में सभी को? हेलो मैम एक हेलो, बार और बता दीजिए। थर्मल ईएमएफ का प्रोसेस क्या होता है कि जैसे ही मटेरियल में करंट फ्लो होती है, कोई भी मटेरियल हो, जैसे इन दिस केस या तो आपका कॉपर हो सकता है या मैग्नीन हो सकता है, तो जब मटेरियल में करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है तो उस मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है और करंट फ्लो होने की प्रोसेस इंटरनली आपको पता है कि नंबर ऑफ चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एंड होल्स भी मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं तो ज्यादा नंबर और भी ज्यादा होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। तो इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, उन दोनों पॉइंट के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होगा और इस डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस पिक्चर में आता है और ये जनरेट करता है ईएमएफ को। यही प्रोसेस अगर थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की वजह से हो रहा है तो वो थर्मल ईएमएफ कहलाती है। मतलब टेम्परेचर में राइज हुआ, टेम्परेचर में राइज के साथ ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स भी बढ़े, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बढ़े तो उनका मूवमेंट बढ़ा, उनके मूवमेंट से और भी ज्यादा जनरेट हुए इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स और उनके मूवमेंट की वजह से एक पॉइंट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है और एक पॉइंट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये दोनों डिफरेंस जो है ये एक पोटेंशियल डिफरेंस को बनाएगा और इसकी वजह से थर्मल ईएमएफ पिक्चर में आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है, दिस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट बट एक कॉन्स्टेंटन मटेरियल भी हम यूज करते हैं, बट दिस इज यूज्ड फॉर एसी इंस्ट्रूमेंट्स। एसी इंस्ट्रूमेंट और डीसी इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग मटेरियल यूज करने का पर्पज ये है कि थर्मल ईएमएफ एक में अगर मैग्नीन यूज कर रहे हैं तो फॉर डीसी इंस्ट्रूमेंट्स उसमें वो ज्यादा सक्सेसफुल है, और अगर हम कॉन्स्टेंटन यूज कर रहे हैं तो एसी इंस्ट्रूमेंट्स में थर्मल ईएमएफ पॉइंट हे भगवान, हेलो, माइक ऑन किया है भाई? किसने माइक ऑन किया भाई? इतने शांति वाले माहौल में पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा शांति रखिए एटलीस्ट। जब क्लास के टाइम पे दिन भर तो चलता ही रहता है ये सब, है ना? सो कॉन्स्टेंटन मटेरियल इज यूज्ड फॉर एसी इंस्ट्रूमेंट्स, ये ध्यान रखने वाली चीज है। अगेन ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं, ठीक है? ये क्लियर है? ये रिक्वायरमेंट सभी को समझ में आ रही है या नहीं? यस मैम। यस और नो? सो अब आप जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन रीड करिए सभी लोग। Please read the question. A 100 microampere meter movement with an internal resistance of 500 ohm is to be used in 0 to 100 milliampere ammeter. Find the value of the required shunt. पढ़ लिया सभी ने? सोल्यूशन भी देख लिया क्या, या मैं एक्सप्लेन करूँ अभी सोल्यूशन?
देख लेने के बाद सारी चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसे पहला आपका ये अंडरस्टैंडिंग का लेवल होना चाहिए कि इसमें जो मीटर लगा हुआ है उसकी करंट क्या है और उसका रेजिस्टेंस क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट गिवन डेटा है कि जो अननोन करंट, जो टोटल रेंज है एमीटर की, वो क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि मीटर मूवमेंट। ये जो मीटर मूवमेंट वर्ड है ये उस गैल्वेनोमीटर के मीटर मूवमेंट को बता रहा है। जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है फॉर इंडिकेशन पर्पस, उसका मूवमेंट बता रहा है। मतलब कि ये जो 100 माइक्रो एम्पियर करंट है, मीटर के थ्रू फ्लो होने वाली करंट है। दैट मीन्स दिस इज IM। इज इट क्लियर? Yes, इज इट ma'am. क्लियर टू एवरीवन? देन Yes, ma'am. इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, उसी का मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस। दैट मीन्स ये 500 ओम क्या है, RM। जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब इसको हम यूज कर रहे हैं एक एमीटर में जिसकी रेंज है 0 से 100 मिली एम्पियर। मतलब कि दिस इज द होल रेंज ऑफ दैट एमीटर। तो ये I टोटल करंट है जो कि एमीटर से फ्लो होगी और जो कि मेजर करी जाएगी 100 मिली एम्पियर। तो यहाँ से जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हम निकाल सकते हैं वो कैसे निकलेगा, I डिवाइडेड बाय IM, और इससे निकल करके क्या आएगा, ये। ठीक है। और जो फॉर्मूला जो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं उससे हमने निकाला है RM बाय M-1 से ये रेजिस्टेंस की वैल्यू। दिस इज द शंट रेजिस्टेंस वैल्यू। अब आप लोग देखिए यहाँ पे कितना क्या रिलेशन है जो हम लोग पहले देख चुके हैं। RSH इज वेरी वेरी स्मॉलर देन RM। RSH की वैल्यू यहाँ 0.5 ओम आई है और RM यहाँ पे 500 ओम है। ठीक है। Is it clear to everyone? Yes, ma'am. ठीक है। सो नेक्स्ट जो अलग दूसरा एक मीटर है उसी का जो और एक्सटेंडेड वर्जन है कि वहां पे एक रेंज का एमीटर हम यूज कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, मल्टीपल रेंजेस का एमीटर डिजाइन करना है। मतलब अभी सिर्फ 0 to 100 मिली एम्पियर की रेंज का एमीटर था, बट उसी में हम क्या करें, अब रेंज को और ज्यादा डिवाइड कर दें। अलग अलग रेंज के लिए हम मीटर को यूज करना चाहते हैं। तो उसमें क्या आ जाएगा, मल्टी रेंज एमीटर। मल्टी रेंज एमीटर को हम यूज कर सकते हैं या डिजाइन कैसे कर सकते हैं, यूजिंग अ स्विच। ने स्विच लगाया है, अलग अलग वैल्यू के शंट रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। और ये वही मीटर है जो बेसिक मीटर हमारा है, गैल्वेनोमीटर। बेसिक मीटर लगा हुआ है और अलग अलग वैल्यू के शंट रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। R1 के लिए करंट की रेंज कुछ होगी, R2 के लिए करंट की रेंज कुछ होगी, R3 के लिए कुछ होगी एंड R4 के लिए कुछ होगी। और इस तरीके से मल्टीपल रेंज का एमीटर डिजाइन हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे डिजाइन होगा। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सोल्यूशन भी है इसका, लेकिन पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन गिवन है कि एक 1 मिली एम्पियर मीटर मूवमेंट हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। ये जो पहली लाइन है, इस पहली लाइन से आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या दिया हुआ है कि जो मीटर के थ्रू फ्लो होने वाली करंट है वो है 1 मिली एम्पियर, मतलब दिस इज IM। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम, मतलब ये RM। ये फिक्स रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। मीटर का जो भी वैल्यू गिवन है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि मीटर हर केस में सेम रहने वाला है। इसको हमें यूज करना है is used to convert into a multi-range ammeter having the range 0 to 10 milliampere, 0 to 20 milliampere and 0 to 50 milliampere। ये तीन रेंजेस के लिए हम इसे यूज करेंगे। तो अब ये डिजाइन करना है, उसके लिए मतलब 3 शंट रेजिस्टेंसेस की वैल्यू निकालनी होगी। अब 3 शंट रेजिस्टेंसेस, जैसे कि हमने पहले केस में, इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें सिर्फ एक शंट रेजिस्टेंस निकाला था, यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज निकालनी होंगी। उसके लिए 3 अलग अलग रेंजेस भी हमारे पास प्रेजेंट है। तो इस केस में जो सबसे पहला केस है 0 to 10 मिली एम्पियर के लिए, 0 to 10 मिली एम्पियर के लिए M की वैल्यू निकल जाएगी I बाय IM से, देन उससे RSH की वैल्यू निकल जाएगी। सिमिलरली 0 to 20 के लिए भी M की वैल्यू निकल जाएगी I बाय IM से और उससे RSH की। और थर्ड केस के लिए भी M की वैल्यू निकल जाएगी एंड RSH की। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया हो प्लीज।
कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया हो किसी को बताइए। यस मैम, क्लियर है। क्लियर है? ओके, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी क्लियर है या नहीं? यस मैम क्लियर है। अब उसके बाद उसका हमें डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बना करके दिखाने से ही पता चलेगा कि आपने क्या डिजाइन किया है, कैसे डिजाइन किया है। डिजाइनिंग स्टेज पे क्या करना होगा, जो भी आपने शंट रेजिस्टेंसेस निकाले हैं उनकी वैल्यू लिख करके, जो भी आपके मीटर के रेजिस्टेंस है सारी वैल्यूज लिख करके डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करना होगा। एंड दिस विल बी दी मल्टी रेंज एमीटर फॉर गिवन डेटा। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यहाँ पे नीचे में आपको दिख रहा है यूनिवर्सल और आयटन शंट। यूनिवर्सल या आयटन शंट, जैसे यहाँ पे अलग अलग रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई अलग रेजिस्टेंस नहीं है, एक ही रेजिस्टेंस है, डिस्ट्रीब्यूटेड रेजिस्टेंस है। और इस डिस्ट्रीब्यूटेड रेजिस्टेंस में अलग अलग पॉइंट से नोड निकाल करके हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिवाइड किया है। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को करना होगा। थोड़े से ट्रिकी होते हैं, आपको इजीएस्ट क्वेश्चन दिखाया गया है। ये जो आपको क्वेश्चन गिवन था बहुत ही इजी था, इसमें कुछ भी नहीं था। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि सोल्यूशन में कुछ भी नहीं है, जो भी आपने पहले डेटा डिराइव किया हुआ है, जो भी डेरिवेशन डिराइव किया है उसी में वैल्यूज को पुट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को डिजाइन करना मतलब यहाँ पे भी सेम होगा, मीटर वही है, जो भी मीटर का गिवन वैल्यू है IMRM सेम है, बट थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना होगा कि आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू किस ऑर्डर में निकालनी है, क्योंकि होल रेजिस्टेंस इज एडेड इनटू वन रेजिस्टेंस। तो हर बार आपको अगर अलग अलग पॉइंट का रेजिस्टेंस निकालना होगा तो वैल्यूज को डिवाइड करना होगा, पहले हायर रेंज के लिए, फिर उससे लोअर रेंज के लिए, फिर उससे लोअर रेंज के लिए, और अगर रिवर्स में जा रहे हो तो लोअर रेंज के लिए फिर ऐड करके हायर रेंज के लिए, ऐसा करना होगा। एंड ये इसका नाम ही यूनिवर्सल शंट है, मतलब यहाँ पे सिर्फ हमने एक रेजिस्टेंस यूज किया है एंड वही रेजिस्टेंस सारी रेंजेस में काम हो रहा है, सारी रेंजेस में अप्लाई हो रहा है। तो उस रेजिस्टेंस की जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उस पॉइंट के लिए आपको निकालना होगा। मतलब यहाँ पे भी 4 रेंजेस हैं, उन चारों रेंजेस के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको एक मैनुअली दिया जाएगा आज। बाकी अभी नेक्स्ट जो हमें करना है, ये लिंक आप लोगों को, ये एनपीटेल की लिंक और ये पहले के पीपीटी में शायद मिल गई होगी, और अगर नहीं मिली होगी तो इस पीपीटी में भी ये भी अपलोड कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। आपको जो 12 बजे एक्सेस हो जाएगा उसका, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो आज की पीपीटी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको भी। और उसके अलावा हमें आज एक और चीज देखनी है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एमीटर। टेम्परेचर इसलिए हम लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं क्योंकि यही वो इफेक्ट है जो ज्यादा पड़ता है इंस्ट्रूमेंट पे, स्पेशली जो स्मॉल रेंज के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। इसलिए हमें उस इफेक्ट को अच्छे से स्टडी करना पड़ता है कि अच्छा इसकी वजह से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन चीजों को। ठीक है, सो न्यू शेयर करता हूँ। तो अभी आप लोगों को एक पीडीएफ विजिबल है स्क्रीन पे, क्लियर है, दिख रहा है या नहीं? यस मैम, दिख रहा है। पीडीएफ ये थोड़ा उतना ये जो लिखा हुआ है वो इसका बैकग्राउंड उतना क्लियर नहीं है, बट जो लिखा हुआ है वो मैं रीड कर देती हूँ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस इन एमीटर। एमीटर में टेम्परेचर चेंज का जो इफेक्ट होगा, दिस इज दी हेडिंग। तो यहाँ जो आपको गिवन है वो सिंपली यही है कि हमने जो पढ़ा है, मीटर क्या है,
एमीटर में एक मीटर लगा होगा, उसके पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगा होगा। मीटर का जो मटेरियल हमें पता है, कॉपर मटेरियल कॉइल वाइंडिंग के लिए यूज करते हैं। उसके बाद शंट रेजिस्टेंस है, शंट का भी हमने पढ़ा कि मैग्नेट मटेरियल यूज करते हैं विच इज एलॉय ऑफ कॉपर, और इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है। अब क्या है कि टेम्परेचर में अगर चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट इस पूरे के पूरे मीटर में कैसा पड़ेगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि सबसे पहली चीज तो ये समझना होगा कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से जो इफेक्ट इस आरएसएच पे पड़ेगा वही इफेक्ट इस मीटर पे पड़ेगा, और दोनों सेम नहीं होंगे। ये क्लियर है सभी को? क्योंकि आरएसएच एक मटेरियल का बना हुआ है और मीटर एक मटेरियल का बना हुआ है। अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से आरएसएच में जो चेंज आएगा शंट रेजिस्टेंस में, वो कुछ कम हो सकता है एज कंपेयर टू इस मीटर की जो रेजिस्टिविटी है, इस कॉइल की जो रेजिस्टिविटी है, उसमें जो चेंज आएगा उसके कंपैरिजन में। तो पहला चीज जो हम लोग कर सकते हैं वो ये कि दोनों को सेम मटेरियल का बनाएं, कि जिस मटेरियल की मेरी कॉइल की वाइंडिंग है, जिस मटेरियल का मेरा कॉइल बना हुआ है या मीटर की कॉइल्स बनी हुई है, उसी मटेरियल का हम शंट लगाएं, ताकि जो भी चेंज इफेक्ट पड़ रहा है हमारे मीटर में टेम्परेचर चेंज का, वही इफेक्ट पड़े शंट रेजिस्टेंस में। बट ये करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे जो एमीटर, पूरा का पूरा एमीटर है, उसका शेप, उसका साइज, उसमें करंट की रेटिंग सब कुछ चेंज हो जाएगी अगर हमने कॉपर का ही मटेरियल यूज कर लिया शंट रेजिस्टेंस के लिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो क्या कर सकते हैं उसके लिए कि जो शंट रेजिस्टेंस है वो तो हमें पता है कि हमने मैग्नीन का इंटेंशनली बनाया है। मैग्नीन का इसलिए लिया है ताकि इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा से ज्यादा रहे और इसमें टेम्परेचर का जो चेंज आ रहा है, टेम्परेचर का जो इफेक्ट हो रहा है वो कम से कम हो। तो ये वाला पार्ट तो सही है एज टेम्परेचर चेंज के हिसाब से, बट जो मीटर है, मीटर में टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि मीटर की जो कॉइल्स हैं वो कॉपर की बनी हुई है और इसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। तो इसलिए इसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, इस मीटर में टेम्परेचर के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम इसके साथ सीरीज में एक स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। इस स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का मटेरियल भी मैग्नीन का ही बना होगा, और इस मैग्नीन के मटेरियल की वजह से जो भी इस ब्रांच में टेम्परेचर चेंज की वजह से इफेक्ट होगा, वो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, जैसा कि ये भी मैग्नीन का बना है तो इसकी रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होगी और इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट बहुत ही कम होगा, तो टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट इस पे बहुत ही कम पड़ेगा, जिसकी वजह से इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है उसमें भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस लगाने की वजह से जो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, उस टेम्परेचर चेंज के इफेक्ट को कुछ हद तक नलिफाई किया जा सकता है, बट कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, जो भी टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट होगा उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और ये भी मैग्नीन मटेरियल का ही बना होता है, वही मटेरियल जिसका कि शंट रेजिस्टेंस बना होता है। इज इट क्लियर? कुछ नहीं समझ में आया हो तो बताइए। ये क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बताइए। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो भी टेम्परेचर के इफेक्ट हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछे जाते हैं, या तो ओरली पूछे जा सकते हैं या एक्सप्लेनेशन में पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन व्हाई टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट क्या पड़ता है आपके एमीटर पे या वोल्ट मीटर पे। तो वहां पे आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट क्या है और इससे कैसे नलीफाई किया जा सकता है, उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो उस केस में आपको यही एक्सप्लेन करना होगा कि हम सीरीज में एक स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस लगा सकते हैं मीटर के साथ, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट हो रहा है वो कम से कम हो सके। ठीक है, सो नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को ठीक है, क्वेश्चन सभी को दिख रहा है?
क्वेश्चन सभी को क्लियर है? इसमें आपको वैल्यूज निकालने हैं अभी के अभी। Yes, ma'am. नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 39 स्टूडेंट्स हैं, अभी 11:24 हो रहा है। 2 से 3 मिनट लगेगा सिर्फ इसको पढ़ के समझने में। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछिए कि नहीं समझ में आ रहा है, कैसे निकालना है। हो गया क्या? क्वेश्चन रीड कर लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन रीड कर लिया है आप लोगों ने? हेलो, Yes, ma'am. सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? Ma'am, please explain कर दीजिए। और सभी लोग, किसी ने भी किया? बिल्कुल एक्सप्लेन किया जाएगा, बट पहले आप लोग के एंड से कुछ किया गया या नहीं ये जान लूं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या करना है? मैम 4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 50 क्या होता है? विथ अ है, ये ए है बेटा, विथ अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 100 ओम। 4 नहीं है। कहाँ की बात कर रहे हो आप? Determine the value of shunt resistance to गिव अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 नहीं है ये। okay ma'am. Find the multiplying power of a shunt of 200 ohm resistance with which a galvanometer of 100 ohm resistance is connected. ठीक है? Determine the value of shunt resistance to give a multiplying factor of 50. यहाँ पे आपको दो चीजें निकालनी है। एक तो मल्टीप्लाइंग पावर निकालना है, जिसके लिए शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 200 ओम, एंड 200 ओम का शंट है यूज्ड विद अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 100 ओम। मतलब यहाँ पे जो मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 1000 ओम, और जो शंट का रेजिस्टेंस है वो है 200 ओम। फिर उसके बाद फुल स्टॉप है। फिर पूछा गया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। अब आपको शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया हुआ है 50। आप कर सकते हैं सॉल्व? मैम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 20.4081 ओम। हाँ हाँ, यस। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू 6 मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू क्या आई है? 6 यस, 6 आई है। गुड, yes ma'am. ठीक है। ये सोल्यूशन है। देखिए Yes, क्वेश्चन अगर ma'am. नहीं समझ में आया तो वही मैं बोलती हूँ कि आप बार बार रीड करिए। फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।
क्वेश्चन को रीड करो तब तक जब तक ये खुद नहीं बता दे कि हाँ ये गिवन है। ये पहला टास्क होता है, क्वेश्चन को रीड करिए। एक बार हैबिट डेवलप हो जाएगी तो आप अपने आप समझने लगेंगे। ये मत सोचो कि बहुत जल्दी सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को समझ लो। जब एक बार आपकी आदत हो जाएगी, पता नहीं कितने पिछले आपने कितने क्वेश्चन किए हैं नहीं किए, तो आपको खुद ही पता होगा। तो फर्स्ट डेवलप दैट हैबिट कि आप क्वेश्चन को समझें, फिर उसको सॉल्व करें कि क्या पूछा गया है एंड क्या गिवन है। यहाँ फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि आपको फाइंड करना है मल्टीप्लाइंग पावर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर m होता है विच इज i by im, बट हम उस फॉर्मूले से जहाँ पे कि RSH इज इक्वल टू RM डिवाइडेड बाय m -1 दिया होता है, उससे हम निकाल सकते हैं m, क्योंकि यहाँ पे RM गिवन है। RM जो कि मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो 1000 ओम गिवन है, और शंट का रेजिस्टेंस गिवन है 200। तो इससे जो m की वैल्यू आ रही है वो है 6। सेकेंड केस में पूछा गया है शंट रेजिस्टेंस और आपको दिया है मल्टीप्लाइंग फैक्टर एंड RM तो ऑलरेडी गिवन है, तो उससे निकल करके आ रहा है 20.4 ओम। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. तो पहले अब एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। एक मिनट, नहीं रहने दीजिए। हाँ, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। डिजाइन एंड please note down the question. Design an Eaton shunt or universal shunt to provide an ammeter लिख रहे हैं सभी लोग? Yes. Yes, ma'am. To provide an ammeter with current ranges of 1 ampere, 5 ampere and 10 ampere. Full stop. A basic meter with an internal resistance of 50 ohm and a full scale deflection current of 1 milliampere, full scale deflection current of 1 milliampere is to be used. Full stop. लिख लिया सभी ने? लिख लिया सभी ने या नहीं? Yes, ma'am. लिख लिया. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके मैं कल की क्लास में या तो आपसे बोल सकती हूँ कि आप दिखाइए मुझे
शो करिए, बट आपको सॉल्व करके रखना होगा, किसी भी दिन मैं आपसे पूछ सकती हूँ। बट हाँ, कल की क्लास में मैं आपसे इसका ये तो जरूर ही पूछूंगी कि डायग्राम क्या बनाया है और इनकी क्या वैल्यूज है, मतलब सॉल्व करके आपको रखना होगा। ठीक है।